बॉस ने मुझे बिना नोटिस दिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरी कंपनी मुझसे 12 घंटे काम करवाती है, वो भी बिना ओवर टाइम दिए। यार कंपनी मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही है, वो भी ऐसा बॉन्ड। लेकिन इसमें मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जॉब ज्वाइन करते समय उन 17 बातों का ध्यान नहीं रखा जिनसे आपको होता है खतरा। हेलो एवरीवन, चाहे आप एक नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लीगल से जुड़ी हुई, कंप्लायंस से जुड़ी हुई, आपकी सैलरी से जुड़ी हुई, अलाउंसेस से जुड़ी हुई आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो हो सकता है आपके एम्प्लॉयर, आपके एचआर फ्यूचर में इसका फायदा उठाते हुए आपके साथ स्कैम कर ले या आपके साथ हो जाए कोई बड़ा नुकसान। तो चलिए जानते हैं ऐसी 17 टर्म्स और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स मोस्ट एम्प्लॉय कर देते हैं, और इसमें जो टर्म नंबर 17, 12 और 16 है उस पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, AKA और जागरूक आरजे। आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक हैं स्लाइस सेविंग्स बैंक, जो अपने सेविंग्स अकाउंट पर दे रहे हैं RBI की फ्लैट रेपो रेट जितना इंटरेस्ट, और अपनी 1.5 ईयर की FD पर दे रहे हैं 7.75% इंटरेस्ट रेट फॉर एवरीवन। मोर ऑन दैट लेटर। चाहे आपकी कैंपस में हायरिंग हो रही हो या आप ऑफ कैंपस अप्लाई करके अपना जॉब लगवा रहे हो या एक जॉब से दूसरे जॉब स्विच कर रहे हो, इन सभी कंडीशन में अगली कंपनी आपको देती है एक ऑफर लेटर। ऑफर लेटर का मतलब होता है वो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन अपनी कंपनी में फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफर कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑफर लेटर इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कंपनी चाहे तो ऑफर लेटर बाद में विड्रॉ भी कर सकती है, और हमने अक्सर ऐसे भी केसेस देखे हैं कि एक एम्प्लॉय ने ऑफर लेटर मिलने पर अपनी एग्जिस्टिंग वेल पेइंग जॉब छोड़ दी और बाद में दूसरी कंपनी ने उसे जॉब देने से ही मना कर दिया, या जो ज्वाइनिंग है उसे डिले करते चले गए। भारत की कुछ टॉप IT कंपनीज ने ऐसा भी कर रखा है कि 1-1.5 साल तक उन्होंने ऑफर लेटर के बाद ज्वाइनिंग को डिले किया और फिर उन्हें हायर करने के कुछ ही महीने में हटा भी दिया। आपका एम्प्लॉयमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मैं समझाता हूं। देखिए, एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है, पार्टी A और पार्टी B। यहाँ पे जो पार्टी A है वो है एम्प्लॉय और पार्टी B है आपका एम्प्लॉयर या कंपनी। पार्टी A ने अपनी कुछ सर्विसेज जैसे कि टेलीकॉलिंग या फिर मार्केटिंग या फिर टेक डेवलपमेंट पार्टी B को ऑफर किया, एंड इन रिटर्न पार्टी B पार्टी A को कंसिडरेशन की फॉर्म में देगी सैलरी, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है जिसे बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, लेकिन आप में से कई लोग बोलेंगे कि हमें तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं है। और हाँ, आज से पहले हमारे कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि आपको किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो उसके लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। लेकिन जो नए लेबर कोड्स आए हैं उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। भारत में जहां पर स्टैम्प पेपर पर हुए हुए एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड भी हो उसकी भी कोई खास कीमत नहीं रहती, ऐसे में आपके एम्प्लॉयर की बोली बुलाई बातों पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस हुई है वो रिटर्न फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास आए, जिस पर दोनों का सिग्नेचर भी हो, और उसकी एक कॉपी आपके पास आप जरूर रखें। Are you fairly regular? I guess. This isn't going to work if you're guessing. When do you evacuate your bowels? In the morning, around 8. I can't give you 8, I can give you 7:30. Fine, I'll take it. ये उस केस में स्पेशल काम आएगी जब मान लीजिए आप कंपनी से कुछ ऐसे टर्म्स में अलग हो रहे हैं जब कंपनी आपके साथ फर्दर कॉर्पोरेट ही नहीं कर रही और आप नई जॉब जा रहे हैं, तो नई जॉब में आपके पिछले एम्प्लॉयमेंट का कुछ प्रूफ मांगा जा रहा है, देन दिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ प्रूफ एज वेल। अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर को आप इसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एनेक्स्चर मान सकते हैं, यानी इसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक पेज ज्वाइनिंग लेटर आपका हो जाता है। NDA और NCC, ये सुनते ही दिमाग में पहले तो ये टर्म्स आती है, लेकिन हम इनकी नहीं इन टर्म्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं जो किसी क्विक कॉमर्स कंपनी का ऐप बनाती है। अब इवन दो वो कोड आपने लिखा है, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट के तहत लिखा है, यानी इस IP पर जो अल्टीमेट हक है वो कंपनी का है, और कंपनी का NDA आपने साइन किया है। इसका मतलब ये कोड आप किसी कॉम्पिटिटर को नहीं दे सकते, या कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, मान लीजिए आपके पास कंपनी के क्लाइंट्स का डेटा है, उनके ईमेल ID, फोन नंबर है, तो वो आगे किसी और को पास ऑन नहीं कर सकते। ये क्लॉज मोस्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है और कोर्ट्स में एनफोर्सेबल भी है। लेकिन एक और क्लॉज जो मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है वो है नॉन कम्पीट क्लॉज, जिसमें कंपनीज ये करती है कि मान लीजिए आपने मेरे यहां से काम छोड़ा, उसके बाद किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ आप काम नहीं कर सकते या कॉम्पिटिटिव बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते अप टिल अ सर्टेन ईयर। लेकिन ये काफी अनफेयर है, क्योंकि मान लीजिए आप एक जावा IT डेवलपर हैं और आपकी कंपनी ने बोला कि आप किसी भी IT कंपनी के साथ
इन फ्यूचर काम नहीं कर सकते, तो ये बहुत अनफेयर है क्योंकि आपके बेसिक राइट, आपकी रोजी रोटी कमाने का जो राइट है उसका वायोलेशन है। तो ये नॉन कम्पीट क्लॉज कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस को छोड़ के कोर्ट में वैलिड नहीं माना गया है। प्रोबेशन का मतलब होता है खोजबीन। इस पीरियड में कंपनी ये चेक करती है कि एज एन एम्प्लॉय क्या आप उस कंपनी के कल्चर में, वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉपरली फिट हो सकते हैं कि नहीं। और इसी पीरियड में आप भी ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके लिए वो कंपनी सूटेबल है कि नहीं। ये जनरली 3 से 6 महीने का होता है और इसमें नोटिस पीरियड या तो बहुत कम होता है या नहीं भी होता है। मतलब प्रोबेशन पीरियड में अगर कंपनी चाहे तो आपको बिना किसी नोटिस पीरियड के हटा सकती है, एंड वाइस वर्सा आप भी अगर चाहें तो आप भी कंपनी इमीडिएटली छोड़ सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए। मतलब जो भी कंडीशन है वो दोनों के लिए इक्वली अप्लाई होगी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए। I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मूवीज में तो एक काफी पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म काफी ही नेगेटिव है। बॉन्ड ये कहता है कि कंपनी ने आपकी ट्रेनिंग वगैरह पर जो खर्चा किया है, अगर आप कंपनी को एक सर्टेन पीरियड, मान लीजिए 1 साल या 2 साल या 3 साल से पहले छोड़ देते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो कंपनी का पूरा वसूल नहीं हुआ, तो आपको वो पेमेंट कंपनी को देना होगा। लेकिन कई बार कंपनी कुछ आर्बिट्री नंबर लिख देती है, आपको बिना ट्रेनिंग कराए ही ये बॉन्ड का अमाउंट ले लेती है। वो केसेस कोर्ट में वैलिड नहीं माने जाते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉन्ड का अगर चेक कंपनी आपको साइन करवा के रख रही है, मान लीजिए 5 लाख का बॉन्ड है और आपका एक 5 लाख का चेक कंपनी ने साइन करवा के रख लिया है, तो ये कतई मत करिएगा। इस पर्टिकुलर केस में कंपनी आपके साथ क्या ट्रिक करती है उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। लॉन्ग वीडियो है, आई बटन पर जाकर बाद में देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। हम में से सबको अब पता चल गया है, क्योंकि आप लेबर लॉ एडवाइजर चैनल इतने टाइम से देख रहे हो, कि जो कॉस्ट टू कंपनी है, सीटीसी और इनहैंड सैलरी, उसमें गैप होता है। लेकिन एक टर्म जो आपको जाननी होगी वो है ग्रॉस सैलरी। ये सैलरी आपके सारे डिडक्शन से पहले की सैलरी, मतलब आपका पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स कटने से पहले जिस सैलरी पे सारी की सारी कैलकुलेशन होती है वो कहलाती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में कंपनी अपने एडिशनल खर्चे जैसे कि पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर या ग्रेचुइटी या बोनस, ये सब जोड़कर जो अमाउंट बनाती है वो कहलाता है सीटीसी। और ग्रॉस सैलरीज में से सारे डिडक्शन होने के बाद मंथली जो आपको मिलता है वो कहलाता है इन हैंड। हमने ग्रॉस, सीटीसी और इन हैंड पर भी एक बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो बना रखा है, जिसे आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बोनस सजेशन। देखिए, हम सारे सैलरीड एम्प्लॉय हर महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अपनी सैलरी रिसीव करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। और अगले 2-3 दिनों में हमारे जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए हमारी जो एसआईपीस कट रही होती है या घर की रेंट जा रही होती है, वो सारे हो जाते हैं। और उसके बाद एक रेजिडुअल अमाउंट हमारे अकाउंट में मंथ के एंड तक पड़ा रहता है, जिससे धीरे धीरे बाकी सारे मंथली खर्चे जैसे ग्रोसरीज, मूवीज वगैरह होती रहती है और मंथ एंड में हमारा अकाउंट लगभग 0 के आसपास हो जाता है। लेकिन इस पूरे पीरियड में जो सेविंग्स अकाउंट में आपका अमाउंट पड़ा है उस पर आपको नहीं के बराबर इंटरेस्ट मिलता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है स्लाइस का सेविंग्स बैंक अकाउंट। स्लाइस एक फिनटेक टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए पैसे पर भी बहुत बढ़िया इंटरेस्ट देता है, जो होता है आरबीआई की रेपो रेट के बराबर। जैसे फिलहाल आरबीआई की रेपो रेट चल रही है 5.25%, तो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसे पर भी आपको मिलेगा 5.25% इंटरेस्ट, जो डेली क्रेडिट और कंपाउंड भी होगा। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 5.25 से भी ज्यादा होगी। इतना इंटरेस्ट तो मोस्ट बैंक की एफडीज भी नहीं देती और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसी अकाउंट में अगर आप 1.5 ईयर की एफडी करा देते हैं, वो भी डीआईसीजीसी की 5 लाख की इंश्योरेंस के साथ, तो आपको मिल जाएगा 7.75% इंटरेस्ट। और ये कोई सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, सभी के लिए। एंड चूंकि स्लाइस एक फिनटेक प्लेयर रहा है, उनका यूआई यूएक्स अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, जिसे आप बस 5 मिनट में खुलवा सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आजकल मार्केट में हवा चल रही है कि मेरा 30 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, लेकिन उसमें वेरिएबल पे की कोई बात ही नहीं कर रहा। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें जो फिक्स्ड पे होती है वो है 12 लाख रुपए और 8 लाख वेरिएबल में डाल दिया है। यहां पर वेरिएबल पे का मतलब है कि ये पे आपकी वेरी हो सकती है 0 से लेकर 100% तक। ये वो पैसा है जो आपको तभी मिलेगा जब आपने अपने केआरएस, केपीआईज प्रॉपरली अचीव किए हैं। नहीं तो आपको हो सकता है सिर्फ 10% ही पैसा मिले, 20% ही पैसा मिले या 50% ही पैसा मिले अपनी वेरिएबल पे में से। तो कंपनी में सेलेक्ट होने के बाद जब आप सैलरी नेगोशिएशन कर रहे होते हैं तो इस ट्रिक को यूज करिए। मान लीजिए उन्होंने 20 का नंबर फिक्स कर दिया है और उसमें 12 और 8 का आपका रेशियो रखा है फिक्स्ड और वेरिएबल का, तो कंपनी को बोलिए प्लीज मेरा वेरिएबल कंपोनेंट कम करिए, मुझे 16 और 4 कर दीजिए, मैं परफॉर्म करूंगा तभी आपकी कंपनी में आ रहा हूं। क्योंकि वेरिएबल पे हाई होना मतलब यू आर गिविंग टू मच पावर इन कंपनीज हैंड। कल को आपका जेडी थोड़ा चेंज कर दिया, आपके केआरए केपीआई ऐसे सेट कर दिए जो ह्यूमनली अचीवेबल ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट आपकी सैलरी का आपको नहीं मिलेगा। हमारे देश की कई चिंदी कंपनियां दिवाली पर सोन पापड़ी का पैकेट अपने एम्प्लॉइज को पकड़ा देती है
उन एम्प्लॉयज को मैं याद दिला दूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैट्यूटरी बोनस, मतलब एक सर्टेन सैलरी रेंज तक हमारे देश में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कंपनी को सालाना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बोनस उन्हें देना ही होता है, जो उनकी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब इस स्टैट्यूटरी बोनस के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं और ये बोनस कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन हमने इस लॉन्ग वीडियो में बना रखी है, जिसे आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। काम तो है आपका कॉलिंग, लेकिन कंपनी ने आपको बना दिया है सेल्स मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर। काम है आपका कोडिंग, लेकिन कंपनी ने आपको बना दिया है टीम मैनेजर, टीम लीडर, जबकि आपकी कोई टीम है ही नहीं। कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो आपको ओवर टाइम देने से बच सके। अभी नए लेबर कोड्स लागू हैं और उन्होंने ओवर टाइम पर और ज्यादा ध्यान दिया है और ज्यादा इन्फोर्समेंट डाला है। कोई भी कंपनी जो आपको किसी भी हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराती है और आप नॉन मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, तो उन्हें एडिशनल आवर्स के लिए आपको ओवर टाइम देना होगा, वो भी ट्वाइस द रेट ऑफ योर बेसिक सैलरी। और ध्यान दीजिए, अब ये बेसिक सैलरी ऐसा नहीं होगा कि आपके सीटीसी का 10%, 20%, 30% है। मिनिमम 50% जो आपकी सैलरी है वो बेसिक और रिलेटेड कंपोनेंट से बननी चाहिए। और ये रूल लागू हो चुका है 21 नवंबर 2025 के बाद से। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर याद हो ना हो, लेकिन ये 3 नंबर्स आपको पता होने चाहिए। यूएन होता है आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफर होता रहता है। इसमें एक अपडेट ये है कि अगर आप अब नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले आपका यूएन नंबर आपका एम्प्लॉयर जनरेट करता था, लेकिन अब आपको ये खुद ही करना है उमंग ऐप के थ्रू, और अपने एम्प्लॉयर को ये यूएन नंबर देना है ताकि वो पीएफ पोर्टल पर आपको ऐड कर सके। सेकंड है प्रान नंबर, जो होता है आपका एनपीएस का परमानेंट अकाउंट नंबर। एनपीएस का जो कॉर्पोरेट अकाउंट है वो भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में विथ फॉर्म ISS-1 माइग्रेट किया जा सकता है, या फिर अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो अपने कॉर्पोरेट अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट में या अपने इंडिविजुअल अकाउंट को कॉर्पोरेट अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका प्रान नंबर। एंड थर्ड होता है योर आईपी नंबर, जो है आपका ESIC का नंबर, जिसके तहत आपको और आपके परिवार को मेडिकल सुविधाएं और पेंशन वगैरह भी मिलती है। ये भी एक जॉब से दूसरे जॉब में माइग्रेट हो जाता है, आपको ये नंबर जरूर पता होना चाहिए। इतने सारे फॉर्म हैं, लेकिन फॉर्म नंबर 16 में आखिर क्या खास बात है? ये फॉर्म है जो आपका बहुत सारा पैसा बचा सकता है। देखिए, थैंक्स टू निर्मला जी एंड लास्ट बजट 12 लाख रुपए तक मोटा मोटी आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी रेंज 12 लाख से ऊपर गई तो कंपनी आपको पेमेंट करेगी आपका TDS काटकर, जो होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपका एम्प्लॉयर पैसा काट लेता है, उसके बाद ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा देता है। ईयर एंड पे जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर दिखता है कि पहले से ही कुछ टैक्स आपका एम्प्लॉयर ने जमा करा रखा है, अब आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट ही जमा कराना है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर ने आपका TDS काट लिया लेकिन जमा नहीं करा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और ईयर एंड पर आपको डबल नुकसान हो गया, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग गया, आपको और टैक्स भी भरना पड़ गया, और अब एम्प्लॉयर से फॉलोअप करते रहिए कि मेरा TDS क्यों नहीं जमा हुआ है। इसीलिए फॉर्म 16 हमेशा अपने पास रखिए, एम्प्लॉयर से लीजिए फॉर्म 16, जिसमें सारा लेखा जोखा होता है कि एम्प्लॉयर ने आपका कब किस क्वार्टर में कितना TDS जमा कराया। नया साल शुरू होता नहीं है कि इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं कि 1 छुट्टी लीजिए और आपकी 5 छुट्टी बन जाएगी, 2 छुट्टी लीजिए और 7 छुट्टी बन जाएगी। लेकिन 3 छुट्टियां जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं, वो है CL, SL और PL। भारत में ज्यादातर कंपनीज में आपको ये 3 तरह की लीव देखने को मिलेगी, जिसमें PL तो लीगली मैंडेटरी है आपको देना। CL मतलब कैजुअल लीव, आप ऐसी छुट्टी ले सकते हो कैजुअली, आपको एक्चुअली कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करना है, तो आप थोड़े दिन पहले CL अप्लाई कर दो, और अगर कंपनी ने अप्रूव कर दिया तो उस दिन आप छुट्टी लोगे, लेकिन कंपनी उस दिन का पैसा नहीं काटेगी। तो देखिए, CL में तो प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई सडन छुट्टी लेनी पड़े, मान लीजिए गर्लफ्रेंड ने अभी बताया कि उसके घर पे पेरेंट्स नहीं है और आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल लीव को बोला जाता है सिक लीव। अगेन, इसका भी एक सर्टेन कोटा रहता है हर कंपनी का, जो ईयर एंड पे एक्सपायर हो जाता है। एंड लास्ट लीव जिस पर आपका हक है वो कहलाता है अर्न्ड लीव, या जिसको जनरली PL भी बोल देते हैं, पेड लीव। ये एक्यूमुलेट होती है आपने कंपनी में कितने दिन काम किया है उसके प्रोपोर्शन में। मोस्ट स्टेट्स में जो रूल है वो है 12 दिन के काम करने पर आप एक पेड लीव या अर्न्ड लीव एक्यूमुलेट करेंगे, और ये लीव आपके साल भर बाद जुड़ती चली जाएगी। एक रूल ये है कि सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद आपको इन लीव का इनकेशमेंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए 30 अगर आपकी PL इकट्ठी हो गई तो उसके ऊपर अगर आपकी PL है तो उनका आपको इनकैशमेंट करवाना पड़ेगा, बाकी आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं।
इस लीव के इनकैशमेंट को, मतलब उन लीव के अगेंस्ट आपको कंपनी जो सैलरी दे देगी एडिशनल, वो कहलाता है लीव इनकैशमेंट। एक अंग्रेजी का शब्द है ग्रेटिट्यूड यानी आभार। किसी कंपनी में आपने लंबे समय तक काम किया है तो इन रिटर्न आपका एम्प्लॉयर आपके आभारी होकर जो आपको एक पेमेंट करता है वो कहलाता है ग्रेच्युटी। भारत में कानून है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी में 5 साल तक लगातार सर्विस देता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है, जिसे कैलकुलेट किया जाता है 1 साल के लिए 15 दिन की सैलरी। मतलब अगर 5 साल काम किया है तो लगभग 75 डेज की सैलरी एज अ ग्रेच्युटी देनी होगी। अभी लेबर कोड्स में एक नया अमेंडमेंट आया है जो ये बोलता है कि अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2 ही साल का है कंपनी के साथ, तब भी आप 1 साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिस प्रपोर्शन में 1 साल से ज्यादा की आपकी सर्विस है उस प्रपोर्शन में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। कंपनी ने मन बना लिया है कि आपको तो निकालना ही है, लेकिन उससे पहले जो ड्रामा किया जाता है ताकि आप पहले से थोड़ा परेशान हो जाएं और कंपनी आपको बोले भाई रेजिग्नेशन दे दे, नहीं तो हम तुझे टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेशन में और भी चीजें कंपनी को आपके लिए करनी पड़ती है। उस प्रोग्राम को बोला जाता है पीआईपी यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, जो जनरली 30 से 90 दिन का होता है। और कभी भी आपको कंपनी ने इस पीआईपी में डाला है तो मोटा मोटी अपने लिए एक बैकअप बना के रखिए और हमेशा 3 से 6 महीने का आपका जो एक्सपेंसेस है उसे आप इमरजेंसी फंड बना के रखिए, ताकि अचानक से ऐसी जॉब चली गई तो आप उस फंड को यूज करके एटलीस्ट 3 से 6 महीने इजीली सर्वाइव कर सके, नई जॉब ढूंढ सके। और इस इमरजेंसी फंड को आप स्लाइस सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली भी रख सकते हैं या एफडी बना के रख सकते हैं, ताकि उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता रहे। अक्सर कंपनीज को एक एम्प्लॉय की याद तभी आती है जब वो बोलता है मैं तो जा रहा हूं। तब कंपनी बोलती है अरे नहीं ऐसे कैसे जा रहा है, तू गया तो कंपनी में पूरा हाहाकार मच जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कम से कम 3 महीने तो रुक जा। ये जो 1, 2, 3 महीने का पीरियड है इसे बोला जाता है नोटिस पीरियड, जो भी जनरली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है। कंपनी ये बोलती है कि अगर आप जॉब छोड़ के जाओगे तो मुझे कम से कम 3 महीने का नोटिस दोगे, ताकि उन 90 दिनों में मैं किसी और को हायर कर लूं, उसे ट्रेन कर दूं, तुम्हारा जो काम है उसे सिखा दें और फिर तुम जाओ। और ये तब भी लागू होता है जब कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है। लेकिन मान लीजिए आपने नई जॉब ढूंढ ली है और वो जॉब वाले बोल रहे हैं कि अभी के अभी हमारी कंपनी ज्वाइन करो, नहीं तो हमारा जो ऑफर है वो हम हटा देंगे। तो उस केस में ये जो 2 महीने 3 महीने का नोटिस पीरियड है उतनी सैलरी आप कंपनी को दे सकते हो। इसको बोला जाता है पेमेंट इन लीव ऑफ नोटिस और कंपनी इमीडिएटली लीव कर सकते हो। इन द सेम वे अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तब कंपनी को भी आपको जितना नोटिस पीरियड आपको कंपनी को देना है उतना के उतना आपको देना होता है। और मान लीजिए अगेन कंपनी चाहती है कि अरे यार ये आएगा अगले 2 महीने तो काम तो करेगा नहीं, तो कंपनी को कम से कम आपको 2 महीने की सैलरी देनी होगी, तब आप इमीडिएटली कंपनी आपको निकाल सकती है विथ पेमेंट इन लीव ऑफ नोटिस। टर्मिनेशन, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन। देखिए रेजिग्नेशन तो हमको सबको पता है कि हमने इस्तीफा दे दिया और कंपनी से छोड़ दिया। टर्मिनेशन मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण, जो हो सकता है आपकी पुअर परफॉर्मेंस, हो सकता है आपका मिसबिहेवियर, किसी पॉश पॉलिसी में आप पकड़े गए हो। इन सारे केसेस में अगर कंपनी आपको हटाती है, जिसे फायर भी बोला जाता है, उसे बोला जाता है टर्मिनेशन। ले ऑफ जनरली फैक्ट्रीज करती है। मान लीजिए अभी लो सीजन है या अभी थोड़ा प्रोडक्शन कम है या डिमांड कम है, एक सर्टेन सेट ऑफ एम्प्लॉय को अभी बोला है कि अभी हमारे पास आपके लिए काम नहीं है, हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं। 6 महीने बाद या वापस अगले समर में जब गन्ने की फसल वापस आएगी, जब हम शुगर फिर से बनाएंगे, तब हम आपको वापस हायर कर लेंगे। एंड लास्ट होता है रिट्रेंचमेंट। टर्मिनेशन तो किसी एम्प्लॉय रिलेटेड रीजन से किया जाता है, लेकिन रिट्रेंचमेंट किया जाता है बिजनेस रिलेटेड रीजन से। मान लीजिए ट्रंप ने कोई टैरिफ लगा दी है और अब ये कंपनी जो सामान बना रही है वो यूएस में एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है, उसकी कंपनी का कोई काम नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस को बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। इस पर भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है जिससे आप बाद में चाहो तो देख सकते हो। सो इस खतरों के आखिरी नंबर पर पहुंच चुके हैं, 17 नंबर, और यहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कागज की जो आपके एम्प्लॉयर और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रेक कर देगा। तो जब आपने कंपनी ज्वाइन करी थी तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया था, खुद भी साइन किया था, और उसमें कहा था कि ये मुझे पर्टिकुलर सर्विसेज देगा और इसके रिटर्न में इसको ये सैलरीज दूंगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? वो कहलाता है आपका रिलीविंग लेटर, जो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन से इस तारीख के ऑनवर्ड मैं रिलीव कर रहा हूं, मतलब अब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ज्यादातर जो बड़ी एमएनसी कंपनीज है इसीलिए आपसे रिलीविंग लेटर मांगती है, ताकि वो ये चेक कर सके, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉपी होती है, लेकिन उस कंपनी ने आपको अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके हटाया है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो आपसे रिलीविंग लेटर मांगती है या एक्सपीरियंस लेटर मांगती है। इसमें एक चीज का यहां पर बोनस फैक्ट ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है प्रीवियस कंपनी की और जो नई कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए, स्पेशली पोर्टल्स लाइक पीएफ पर, ताकि आपका जो ट्रांसफर है पीएफ का या विड्रॉल है
वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसा कोई भी ओवरलैप होता है तो। मान लीजिए आपने पिछली कंपनी 1 जनवरी को छोड़ी है तो कम से कम 2 जनवरी से नई कंपनी में ज्वाइनिंग दिखाइएगा पीएफ पोर्टल पर, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे 2 सजेशन लेने। पहला तो मेरे से कोई टर्म मिस हो गई हो इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताओ। एंड दूसरा आपसे इनपुट चाहिए कि आजकल जो न्यू एज जॉब्स है, जेनजीज है, उनमें कई सारी नई नई टर्म्स आ गई है जैसे कॉफी बैजिंग, लाउड क्विटिंग, जूम ज़ॉम्बी वगैरह वगैरह। हमारी टीम ने इसकी पूरी लिस्ट कंपाइल करी है और ये किस तरह के प्राणी होते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर भी हम एक वीडियो बनाएं कि न्यू एज कौन कौन सी टर्म आ गई है जॉब की, तो आप नीचे कॉमेंट कर देना, बना दो। जाते जाते याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्लाइस सेविंग्स अकाउंट का, जिसमें आप जो भी पैसा रखोगे आपको आरबीआई की रेपो रेट जितना इंटरेस्ट मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग में कोई कंडीशन नहीं है, कंप्लीटली फ्री है, 5 मिनट में हो जाएगा घर बैठे बैठे। इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए जो आप हमेशा से देते आए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग LLA।